बस इसी तरह चाहत और आर्यन का व्यापारिक सौदा संपन्न हो गया। इसी बीच बगल में खड़ा कूबे बेचैनी से घूर रहा था। उनकी स्थिति चाहत से भिन्न थी। चाहत गैलेक्सी बैंक में पहले से ही एक उच्च पदस्थ व्यक्ति थी, हालांकि वह गैलेक्सी बैंक के मुख्य निर्णय लेने वाले समूह का हिस्सा नहीं थी। जहां तक उनकी बात है, वह केवल स्वर्गमंडल द्वार में एक डीकन एल्डर थे। उनकी स्थितियों की तुलना करें तो वह एक डीकन एल्डर थे और चाहत एक उच्च पदस्थ व्यक्ति थी। वह संप्रदाय प्रमुख के स्तर पर था, जबकि चाहत एक महान संत के समकक्ष थी। चाहत द्वारा प्रस्तावित शर्तें उसकी वास्तविक पेशकश से 100 गुना अधिक आकर्षक थीं। इसलिए कूबे ने चाहत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचा भी नहीं। पहली बात तो ये कि वह प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकता था, और दूसरी बात यह कि वह जीत भी नहीं सकता था। आर्यन और चाहत के बीच समझौता होने के बाद तब कूबे ने कहा, बाल आर्यन, मुझे भी एक जीवन क्रिस्टल दे दो। मेरी साधना चाहत जितनी अच्छी नहीं है और न ही मेरा रुतबा चाहत जितना अच्छा है। मैं चाहत की तरह शर्तें नहीं रख सकता और न ही मैं तुम्हारे और पृथ्वी के प्रति स्वर्गमंडल द्वार के भविष्य के रवैये का फैसला कर सकता हूं। कूबे के शब्द काफी स्पष्ट थे। फिर आर्यन बोला, मैंने तुमसे कभी कुछ ज्यादा नहीं चाहा। सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे स्वर्गमंडल द्वार में कौन से बहुमूल्य संसाधन छिपे हैं। कूबे, मुझे तुमसे एक तकनीक चाहिए, स्वर्गमंडल द्वार की ज़ॉम्बी वायरस बनाने की तकनीक। बदले में मैं तुम्हें 1000 जीवन क्रिस्टल दे सकता हूं। तुम्हें इन जीवन क्रिस्टलों का महत्व तो पता ही होगा। ये अपने आप एक पूर्ण जीवन रूप बना सकते हैं। चाहे शोध के लिए हो या जैविक युद्ध कवच के कच्चे माल के रूप में, इनका मूल्य बहुत अधिक होगा। कूबे ने आर्यन को गौर से देखा। आर्यन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सौदा मेरे लिए बहुत अन्यायपूर्ण है? यह ज़ॉम्बी वायरस निर्माण तकनीक भी बहुत कीमती है। इसके बदले में तुम्हें जीवन क्रिस्टल बनाने की तकनीक चाहिए। आर्यन ने उपहास करते हुए कहा, प्यारा, बच्चों जैसी बातें करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर यह ज़ॉम्बी वायरस बनाने की तकनीक सचमुच कीमती होती तो ये कई गुटों के हाथ में न होती। अगर आपका स्वर्गमंडल द्वार मुझे यह नहीं देता तो मैं इसी कीमत पर दूसरे गुटों से ज़ॉम्बी वायरस बनाने की विधि प्राप्त कर सकता हूं। मैं बस आपके स्वर्गमंडल द्वार के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको चुना। वरना क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों से यह ज़ॉम्बी वायरस प्राप्त नहीं कर सकता था? आर्यन ने कूबे की ओर देखा। कूबे थोड़ा चौंक गया। किसकी जुबान है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा पीढ़ी इतनी प्रभावशाली होगी। कूबे को शुरू में थोड़ा गुस्सा आया था। आर्यन के कार्यों में स्थिति का फायदा उठाने की झलक थी, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि आर्यन का हर शब्द सच था। ज़ॉम्बी वायरस बनाने का तरीका किसी एक का नहीं था, जिसकी वजह से उनका मोलभाव करने का हथियार छिन गया था। अच्छा, मैं इस मामले पर फैसला नहीं ले सकता। मुझे इसकी सूचना स्वर्गमंडल द्वार के उच्च अधिकारियों को देनी होगी। कूबे प्रक्रिया का पालन करना चाहता था। हालांकि अगर स्वर्ग द्वार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चल गया तो उसकी योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। स्वर्गमंडल द्वार के उच्च अधिकारी कितने अहंकारी थे। प्राचीन काल से अस्तित्व में होने के बावजूद वे एक साधारण घूर्णन क्षेत्र से जबरन वसूली कैसे स्वीकार कर सकते थे? आर्यन जैसा कृषक, अगर कूबे ने इस मामले की सूचना दी तो इसका अंतिम परिणाम निश्चित रूप से एक अप्रिय अलगाव होगा, या यहाँ तक कि आर्यन और स्वर्ग द्वार के बीच दुश्मनी भी पैदा हो जाएगी, और इनमें से कोई भी आर्यन का असली उद्देश्य नहीं था। दरअसल इस मामले का फैसला आप खुद कर सकते हैं। वैसे भी यह ज़ॉम्बी वायरस किसी एक बीमारी तक सीमित नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आपके हाथों से आया है या नहीं। अगर यह सौदा हमारे बीच निजी तौर पर हो जाए और आप मुझे 1000 जीवन क्रिस्टल सौंप दें तो यह बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसके अलावा मैं आपको एक अतिरिक्त आयु राशि की गोली भी दे सकता हूं। समय किसी को नहीं छोड़ता और साधकों पर हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। और यह आयु राशि की गोली आपको 60 साल छोटा कर सकती है, जिससे आपको स्वर्गीय मार्ग को सिद्ध करने के मार्ग में लाभ मिलेगा। आर्यन ने बड़ी कुशलता से कूबे को लुभाया, जिससे उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। हालांकि वह प्राचीन काल का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह आधुनिक युग में ही जागृत हुआ। इस निष्क्रियता के दौरान उसकी ऊर्जा की खपत काफी अधिक थी।
अब उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा जीवन काल नहीं बचा था, और इस उम्र कम करने वाली गोली से वह अपनी तत्काल जरूरत को थोड़ा कम कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह इन 1000 जीवन रत्नों को सौंप देता है और इन्हें उसकी उपलब्धि के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे निश्चित रूप से स्वर्ग मंडल का ध्यान प्राप्त होगा। उस समय यदि वे कुछ संसाधन प्रदान करते हैं तो उसकी साधना शिखर संप्रदाय प्रमुख स्तर या यहाँ तक कि संत स्तर तक भी पहुंच सकती है। साधना दीर्घायु और अजेयता के लिए है। यदि कोई संत बन सकता है और अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो भला ऐसा प्रलोभन कौन ठुकरा सकता है। इस मामले को गुप्त रखना होगा, वरना एक बार स्वर्गमंडल द्वार को पता चल गया तो हम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होगा। इस ज़ोंबी वायरस का निर्माण वास्तव में स्वर्गमंडल द्वार के भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। मेरे पास इससे संबंधित सभी आंकड़े मौजूद हैं। कूबे पहले से ही कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसके दिल में मुरझाई हुई जीवन शक्ति वसंत ऋतु में मृत वृक्ष के आगमन की तरह पुनर्जीवित होती प्रतीत हुई। अच्छा, आर्यन और कूबे ने एक और लेनदेन पूरा किया। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक अब बेचैन महसूस कर रहा था। चाहत और कूबे दोनों को लाभ हुआ था, जबकि वह खाली हाथ लौटा था। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के हृदय में संकट की एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई, मानो उसे किसी शक्ति द्वारा त्याग दिया जाने वाला हो। आर्यन। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने आर्यन को पुकारा, लेकिन वह बोलना तो चाहता था पर यह नहीं जानता था कि उसे आर्यन से क्या बात करनी है। आर्यन हंसते हुए बोला, वरिष्ठ जी, आपने प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे आर्यावर्त लोगों की रक्षा की है और महान पुण्य सेवाएं प्रदान की हैं। हम एक परिवार हैं, औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सर्वोच्च संप्रदाय गुरु स्तर का एक शव है। इसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। वरिष्ठ, आप इस पर अधिकार स्थापित करके इसे अपना नया शरीर बना सकते हैं। आर्यन की हंसी दिल खोलकर हंसने वाली थी, और अपनी शुरुआत के साथ ही उन्होंने एक शानदार उपहार प्रस्तुत किया। यह उपहार वास्तव में बेहद उदारतापूर्ण था। इससे स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले तक उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में आए बड़े बदलावों के साथ अब उसे आर्यावर्त लोगों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि समय कोई भी हो, आर्यावर्त के लोग हमेशा उन्हें अपनेपन का एक मजबूत एहसास दिलाते थे। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे युवा मित्र। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था। मृत्यु की संघनित ऊर्जा से निर्मित उसका शरीर मात्र एक अस्थायी उपाय था। यद्यपि वह मृत्यु के स्वर्गीय दाव की विधियों में निपुण था, फिर भी वह कभी भी एक अजन्मा प्राणी नहीं बनना चाहता था। अधिकार प्राप्त करने के लिए एक भौतिक शरीर के साथ, उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर मृत्यु ऊर्जा को एक वयस्क की मुट्ठी के आकार के मोती में संघनित किया और फिर उसे सुरक्षित रख लिया। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक की आत्मा का अंश शिखर संप्रदाय गुरु स्तर के शरीर में प्रवेश कर गया। उसे एक नया शरीर प्राप्त हुआ और उसे विश्वास था कि समय के साथ लगन से साधना करने पर वह अपने पूर्व शिखर स्तर पर लौट सकता है। क्षेत्र में प्रवेश करें और संत लोक की ओर अग्रसर हो। क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूँ? आर्यन ने स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को सफलतापूर्वक वशीकरण पूरा करते देखा और अंततः राहत की सांस ली। जब तक स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने के लिए तैयार था, इसका अर्थ था कि वह अभी भी एक आर्यावर्त व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान को मानता था। जब तक ऐसा था तब तक सब ठीक था। ये स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक प्राचीन युग का एक मनुष्य था, और उसने जिन विधियों और तकनीकों में महारत हासिल की थी, वे इस युग के लोगों से बिल्कुल अतुलनीय थीं। इस स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के वास्तविक मूल्य को किसी संप्रदाय गुरु स्तर के विशेषज्ञ के शब्द से न तो मापा जा सकता है और न ही उसकी तुलना की जा सकती है। और उस वस्तु को स्वीकार करने का अर्थ ये था कि भविष्य में आर्यावर्त लोगों के लिए उन्हें एक अतिरिक्त सहायक मिल गया था। वास्तव में सबसे गहन गणना करने वाला व्यक्ति आर्यन ही था। यद्यपि स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के पास असीमित साधना क्षेत्र और विधियां थीं, फिर भी बुद्धि के मामले में वह आर्यन से एक कदम पीछे था। मेरा नाम चिरायु है। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक बनने से पहले हम सभी के अपने अपने नाम थे, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक बनने के बाद से हमारे पास केवल कोडनेम है, कोई व्यक्तिगत नाम नहीं। प्रत्येक कोडनेम शाश्वत और अविनाशी है। जब किसी कोडनेम के पिछले स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो एक नया व्यक्ति तुरंत उसका कोडनेम प्राप्त कर लेता है।
चिरायु आर्यन के काफी करीब थी और वह स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के कुछ रहस्यों के बारे में लगभग बिना किसी झिझक के बात करती थी। आर्यन ने सिर हिलाया तो बात कुछ ऐसी थी। दरअसल हर कोई सोचता है कि स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक बनना अच्छा है, लेकिन वास्तव में एक बनने के बाद ही आपको एहसास होता है कि स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक होना एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है। जिस क्षण हम स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक बन जाते हैं, हम अब स्वतंत्र और बेरोक टोक साधक नहीं रह जाते, हमें लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना होता है। चिरायु को होश आया और ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बहुत सारे विचार हों। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के पीछे प्रत्येक नाम एक ऐसी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया के साथ सह अस्तित्व में है। प्रत्येक स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक एक विरासत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। उनके नाम से संबंधित एक टोकन दिया जाता है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस टोकन द्वारा खींच ली जाती है और कभी पुनर्जन्म नहीं लेती और सभी यादें स्वर्गीय ड्रैगन टोकन में अंकित हो जाती हैं। इस स्वर्गीय ड्रैगन टोकन के भावी उत्तराधिकारी टोकन के भीतर पिछले स्वामी की सभी यादों और मार्शल आर्ट को सीधे देख सकते हैं, जिससे प्रत्येक स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक का विकास अत्यंत तीव्र होता है, लेकिन इसकी कीमत भी काफी दुखद होती है। आर्यन को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक लगभग कभी कमजोर नहीं होते थे। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक बनने के बाद प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यंत तेजी से विकसित होता था। आर्यन ने एक बार सोचा था कि स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर में कौन सी दिव्य शक्ति है जो स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिकों की पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान करती है, और अंततः रहस्य यहीं छिपा था। हालांकि इसकी कीमत भी काफी दुखद थी, विरासत में फंसी आत्मा। यह एकमात्र प्रतीक है जिसमें मोक्ष या पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। तो जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम्हारी आत्मा को स्वर्गीय ड्रैगन टोकन द्वारा आकर्षित किए जाने के बजाय किसी ने चकनाचूर क्यों कर दिया? आर्यन के मन में अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया। चिरायु की स्थिति स्वर्गीय ड्रैगन टोकन के बारे में उसके वर्णन से विरोधाभास करती प्रतीत हो रही थी। चिरायु ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिकों में से आखिरी चिरायु हूं। प्राचीन युग के अंत में स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर को एक विनाशकारी झटका लगा था और वह पैतृक कक्ष जहां स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक रहते थे, नष्ट हो गया था। जिस प्रतीक को संजो कर रखा गया था वह चकनाचूर हो गया। एक बार जब हम स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक मर गए तो हम सचमुच मर गए। प्रतीक के मार्गदर्शन के बिना मैं बस एक अकेली आत्मा बनकर रह गया था। इसलिए मेरी एक विनम्र विनती है, मुझे आशा है कि मेरा युवा मित्र मेरे लिए स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर के खंडहर ढूंढ निकालेगा, ताकि मैं प्राचीन स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर की महिमा को पुनर्स्थापित कर सकूं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर की पुरानी शान को बहाल करना, यह शायद कोई आसान काम नहीं है। आर्यन को तथाकथित स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर के बारे में केवल कुछ प्राचीन पुस्तकों में वर्णित विवरण ही उपलब्ध थे, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर के खंडहरों के स्थान के बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उस समय स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, उसका एक मुख्य भाग असीम शून्य क्षेत्र में समा गया था। वह भाग पुनर्जीवित होने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। इस बार मेरी आत्मा का अनंत शून्य क्षेत्र से वापस आना और उससे उबर पाना कोई संयोग नहीं था। इसका अर्थ है कि स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर के एक बार फिर अवतरित होने का अवसर आ गया है। चिरायु ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ बोलना शुरू किया। तभी आर्यन को इस बात का एहसास हुआ कि इनके बीच एक अंतर्निहित संबंध था। अन्यथा वह सचमुच यह मान लेता कि नंदकिशोर इतना शक्तिशाली था कि उसने केवल पहली बार आत्मा को बुलाने वाले बैनर का उपयोग करके प्राचीन युग के एक शक्तिशाली व्यक्ति, और वह भी एक स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को वापस बुलाने में कामयाबी हासिल की। इसी बीच पास ही खड़े भार्गव ने आखिरकार हल्की खांसी कर दी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। हे महापुरुषों, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से कैसे निपटेंगे? ऐसा मत दिखावा करो कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। किसी और के हाथों में अपना जीवन सौंपना, दूसरों द्वारा मेरे भाग्य का फैसला किए जाने का इंतजार करना, सचमुच बहुत पीड़ादायक है, ठीक है? आर्यन थोड़ा चौंक गया और उसने भार्गव की ओर देखा। तुम अग्नि देवता पंथ से हो, है ना? भूल जाओ, अब तुम जा सकते हो। तुम केवल यिन यांग स्तर पर हो, तुम्हें मारना बेकार है।
आर्यन ने हाथ हिलाकर भार्गव को ऐसे विदा किया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। भार्गव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि आर्यन बुराई का पूरी तरह से खात्मा कर देगा। आखिरकार आर्यन पहले ही अग्निदेव पंथ के कई विशेषज्ञों को मार चुका था। एक और को मारने से अग्निदेव पंथ के साथ दुश्मनी में शायद ही कोई खास वृद्धि होगी, लेकिन आर्यन ने उसे जाने दिया, जिससे भार्गव काफी असहज महसूस करने लगा। युवा मास्टर आर्यन, क्या तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? भार्गव ने इस बात की पुष्टि की। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे बिना अग्नि देवता पंथ को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अपने अनडेड कैसल का उपयोग करके स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को बुलाने और वरिष्ठ से मिलने से तुम बहुत कुछ सीखोगे। कूबे, मुझे लगता है कि यह पूरी यात्रा सार्थक रही। आर्यन को ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसे कोई सुखद घटना का अनुभव हुआ हो। तभी भार्गव ने सचमुच राहत की सांस ली। तो फिर मैं जा रहा हूँ। भार्गव ने जमीन से छलांग लगाए और हवा में उड़ गए। उन्होंने अपने ऊपर एक सुनहरा बादल मंगवाया और पल भर में आर्यन की नजरों से ओझल हो गए। उसके बाद निपटने के लिए केवल टाटा रॉस ही बचा था। मैं पाताल लोक की जाति का सदस्य हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टाटा रॉस ने आर्यन से कहा। अंदर से भयभीत होते हुए भी उसने हिम्मत दिखाने का नाटक किया। टाटा रॉस के मन में यह विचार था कि चूंकि आर्यन अग्निदेव पंथ के भार्गव को भी जाने दे सकता था, और ये देखते हुए कि पाताल लोक की जाति का पृथ्वी से कोई सीधा द्वेष नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि आर्यन उसे भी जाने देगा। आर्यन ने टाटा रॉस की ओर गंभीरता से देखा। मुझे खेद है, मैं भार्गव को जाने दे सकता हूं, लेकिन टाटा रॉस, मैं सचमुच आपको उसके साथ नहीं जाने दे सकता। उसका अब कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसे जाने देना ठीक है, लेकिन आप तो पाताल लोक की जाति के सदस्य हैं। क्या मैं पृथ्वी की ओर से आपको हमारे पाताल लोक की जाति का सलाहकार बनने के लिए सादर आमंत्रित करूं? नेदरवर्ल्ड रेस कंसल्टेंट। टाटा रॉस अचंभित रह गया। उसने आर्यन की ओर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसे जाने से मना कर देगा, और वह भी इतने विचित्र कारण से। क्या वे कुछ क्षण पहले तक दुश्मन नहीं थे? अब वे सलाहकार कैसे बन गए? एक मुस्कान से सारी दुश्मनी मिटा देना। सर, मैंने तो अभी तक मुस्कुराया भी नहीं है। आर्यन की सोचने की प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी। इससे टाटा रॉस को ऐसा महसूस हुआ कि वह आर्यन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, भगवान टाटा रॉस, इस दुनिया में कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ सच्चे हित होते हैं। अगर आप पृथ्वी के पाताल लोक के सलाहकार बनने को तैयार हैं, तो मैं आपको 1/4 मोह आत्मा द्रव देने का वादा करता हूं। पृथ्वी के सलाहकार बनने के बदले में पृथ्वी आपको हर साल 3 क्रांति आत्मा द्रव की एक अतिरिक्त बूंद भी देगी। आर्यन द्वारा अपने सौदेबाजी के दांव पेश करने के बाद टाटा रॉस का संकल्प तुरंत डगमगा गया। पाताल लोक की जाति आत्मा की अमरता को अत्यधिक महत्व देती है। भौतिक शरीर मात्र एक भद्दा आवरण है, इसलिए पाताल लोक की जाति आत्मा की साधना पर असाधारण ध्यान देती है। उनके लिए आत्मा की शक्ति ही एकमात्र सच्ची शक्ति है। निस्संदेह अधोलोक में आत्मा शोधक मौजूद हैं, जो बहुमूल्य आत्मा द्रव को परिष्कृत करके आत्मा उत्पत्ति को तीव्र गति से विकसित होने देते हैं। हालांकि अधोलोक में आत्मा द्रव अभी भी दुर्लभ है, और केवल उच्च और शक्तिशाली व्यक्तित्व ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। टाटा रॉस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें इस अनमोल पे का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। अपनी उत्तेजना के बाद टाटा रॉस ने आर्यन को संदेह भरी निगाहों से देखा। आर्यन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? पाताल लोक में भी आत्मा का तरल पदार्थ एक अत्यंत अनमोल खजाना है, जो सीधे उपयोगकर्ता के आत्मा स्तर को बढ़ा सकता है और आत्मा की सभी प्रकार की चोटों को ठीक कर सकता है। आमतौर पर केवल संत स्तर के पाताल लोक के सदस्य ही आत्मा के तरल पदार्थ का आनंद ले सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है, जब तक तुम आत्मा का तरल पदार्थ निकालकर मुझे दिखा न दो। आर्यन मुस्कुराया और चौथे चरण के आत्मा द्रव की एक बूंद निकाली। उसने अपनी हथेली खोली और आत्मा के तरल की एक बूंद ठीक उसके ऊपर तैरने लगी। आत्मा के तरल से आदिम अराजकता का आभास हो रहा था, धुंधला और अस्पष्ट, मानो अराजकता अभी अभी प्रकट हुई हो। इससे टाटा रॉस तुरंत समझ गया कि यह बिल्कुल असली आत्मा का तरल है, बिना किसी मिलावट के। हालांकि पाताल लोक की जाति में टाटा रॉस का दर्जा ऊंचा नहीं था, लेकिन क्या उसने सुअर को भागते हुए नहीं देखा था, भले ही उसने सुअर का मांस न खाया हो।
जैसे ही वह चौथे चरण के इस आत्मा के तरल की बूंद को परिष्कृत करेगा, उसका आत्मा स्तर तुरंत एक पायदान ऊपर उठ जाएगा। इसके अलावा 3 क्रांति आत्मा द्रव की एक बूंद का वार्षिक मुआवजा भी दिया जाता था। ये पुरस्कार अग्निदेव पंत द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से कहीं अधिक उदार था। टाटा रॉस पृथ्वी के पाताल लोक की जाति का सलाहकार बनने को तैयार है, ताकि पृथ्वी को पाताल लोक की जाति को समझने और उनसे संवाद करने में मदद मिल सके। टाटा रॉस ने तुरंत हार मान ली। मनुष्य धन के लिए मरता है और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। ये चुनाव करना आसान था। आर्यन ने धन को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके इन सभी गुटों और ताकतों को वश में कर लिया। चाहत इन युक्तियों को देखती रही और कुछ हद तक मोहित महसूस कर रही थी। आर्यन, पृथ्वीवासी होने के नाते तुम्हारी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर तुम मेरे गैलेक्सी बैंक द्वारा प्रशिक्षित एक विशिष्ट योद्धा होते तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता, अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाता और तुम्हें गैलेक्सी बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अकेले खड़ा करता। पैसा कमाना कौशल नहीं है, पैसा खर्च करना जानना योग्यता है। मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम मेरे गैलेक्सी बैंक के सदस्य बनो, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे पता है कि तुम मानोगे नहीं। चाहत ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। बीप बीप बीप। आर्यन की कलाई पर लगे ऑप्टिकल कंप्यूटर पर जानकारी भेजी गई। आर्यन ने एक सरसरी नजर डाली और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे इस विपत्ति के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। आकाशगंगा के 300 से अधिक ग्रहों पर नव पुनर्जीवित परग्रही जातियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इनमें से अधिकांश ग्रह आकाशगंगा के हाशिए पर स्थित हैं, जहां रक्षा व्यवस्था कमजोर है और सभ्यता का स्तर निम्न है, फिर भी ये दर्शाता है कि इन परग्रही जातियों का पुनरुत्थान भयंकर है। आर्यन के ऑप्टिकल कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को गैलेक्सी स्टार एलायंस ने तुरंत प्रसारित कर दिया। वर्तमान में गैलेक्सी स्टार एलायंस में उनका दर्जा बेहद ऊंचा है। हालांकि उनके पास कोई विशिष्ट वास्तविक शक्ति नहीं है, लेकिन सूचना प्राप्त करने का उनका अधिकार बहुत व्यापक है। आकाशगंगा के भीतर मौजूद विभिन्न शक्तियां अभी भी अथक रूप से आपस में लड़ रही हैं, जबकि बाहरी खतरे पहले से ही हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहत आह भरे बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि इस बार आकाशगंगा सचमुच इस आपदा से बच नहीं पाएगी। इसके बाद आर्यन ने जानकारी को ब्राउज करना जारी रखा। यह एक बेहद दिलचस्प खबर है। मंगल ग्रह ने खुलेआम अग्नि देवता गठबंधन में शामिल होकर उसका सदस्य बन गया है। मंगल ग्रह ने पृथ्वी पर पुनर्तः व्यापार नाकाबंदी लगा दी है, जिसमें उनके द्वारा विकसित अंतरतारकीय परिवहन मार्ग भी शामिल हैं, जिनका उपयोग पृथ्वी के लिए वर्जित है। आर्यन के होठों के कोने पर अचानक एक मुस्कान आ गई। ये संभवतः गैलेक्सी स्टार एलायंस द्वारा जानबूझकर उसे सौंपा गया था। हालांकि मंगल ग्रह की सभ्यता का स्तर 1 स्टार टियर तक पहुंच गया है, फिर भी गैलेक्सी स्टार एलायंस को इस पर इतना गहन ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आर्यन द्वारा मंगल ग्रह को अग्नि देवता गठबंधन से निपटने के उदाहरण के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। गैलेक्सी स्टार एलायंस के भीतर की शक्तियां जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं, और कई परिवार दुविधा में हैं। यदि अग्नि देवता गठबंधन शक्तिशाली हो जाता है तो वे निश्चित रूप से अग्नि देवता गठबंधन की शरण में चले जाएंगे। लेकिन यदि अग्नि देवता गठबंधन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना सोचा गया है, तो ये पारिवारिक शक्तियां अस्थायी रूप से स्थिर रहेंगी और गैलेक्सी स्टार एलायंस के साथ सीधे टकराव से बचते हुए स्थिति का अवलोकन करती रहेंगी। क्या वे मुझे चाकू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? बात इतनी आसान नहीं है। क्या मंगल ग्रह ने पृथ्वी के साथ व्यापार अस्थायी रूप से निलंबित करके नाकाबंदी नहीं लगाई थी? तो फिर उन्हें नाकाबंदी जारी रखने दीजिए। नाकाबंदी के बाद उनके और भी इरादे होंगे। एक पहलू तो अग्नि देवता पंथ का समर्थन हासिल करना है और दूसरा निश्चित रूप से पृथ्वी के सामने शर्तें रखना है। आर्यन गुस्से में आकर न्याय मांगने के लिए सीधे मंगल ग्रह की ओर नहीं दौड़ा। चूंकि मंगल ग्रह ने पृथ्वी से पूरी तरह संबंध तोड़ने का कदम उठाया है, इसलिए उनमें भी उतना ही आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है। शायद मंगल ग्रह पर पहले से ही कोई दिव्य जाल बिछाया गया है, जो आर्यन के फंसने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आर्यन ने जानबूझकर मंगल ग्रहवासियों की इच्छाओं को पूरा करने से इनकार कर दिया। उसने स्थिर खड़े रहने और मंगल ग्रहवासियों की दूसरी चाल का इंतजार करने का फैसला किया। आर्यन, क्या तुम सचमुच धैर्य रख सकते हो? चाहत ने आर्यन की तरफ देखा।
आर्यन ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे अधीर क्यों होना चाहिए? इस समय मुझसे ज्यादा चिंतित तो मंगल ग्रहवासी और गैलेक्सी स्टार एलायंस होने चाहिए। मंगल द्वारा पृथ्वी से व्यापार बंद करना एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन को 1000 गुना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन खुद को 800 गुना नुकसान पहुंचाती है। हाल ही में पृथ्वी और मंगल के बीच व्यापार फल फूल रहा था। पृथ्वी की अपनी विशेषताएं हैं और मंगल की अपनी गणनाएं। दोनों ग्रहों ने व्यापार संबंध के दौरान अपार धन अर्जित किया, और धन के इस मार्ग के अचानक अवरुद्ध होने से मंगल ग्रह पर आंतरिक रूप से विरोध की आवाजें उठना निश्चित है। समय बीतने के साथ ये विरोध की आवाजें और तेज होती जाएंगी। इसलिए शायद जल्द ही मंगल ग्रह पृथ्वी के साथ बातचीत करने के लिए दूत भेजेगा, विभिन्न कठोर शर्तें रखेगा और पृथ्वी को सहमत होने के लिए मजबूर करेगा। जहां तक गैलेक्सी स्टार एलायंस की बात है, वे मंगल से भी ज्यादा चिंतित हैं। यदि मंगल पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो यह अग्निदेव गठबंधन के विस्तार की आधिकारिक शुरुआत का संकेत होगा। जो लोग तटस्थ हैं, वे शायद गैलेक्सी स्टार एलायंस को धोखा देकर अग्निदेव पंथ के सदस्य बन जाएंगे, जो मंगल से प्रेरित होंगे। लाभ: जब दीवार ढह जाएगी और बंदर इधर उधर भाग जाएंगे, तो आकाशगंगा के स्वामी के रूप में गैलेक्सी स्टार एलायंस की स्थिति पूरी तरह से हिल जाएगी। जैसा कि आर्यन को उम्मीद थी, मार्स ने दूतों का एक समूह भेजने से पहले केवल 3 दिन ही बिताए। इस बार मंगल ग्रह का पृथ्वी को अवरुद्ध करने का उद्देश्य उसे उकसाना था। हालांकि पृथ्वी ने इसके जवाब में एक भी आवाज नहीं निकाली। पृथ्वी मंगल ग्रह द्वारा उसे अवरुद्ध करने के इरादे से पूरी तरह अनभिज्ञ प्रतीत हुई, जिससे मंगल ग्रह बेहद निराश हो गया। मैं तुम्हें घूंसा मारता हूँ, और जब तुम दर्द से चीखते हो तभी मुझे संतुष्टि मिलती है। आपकी प्रतिक्रिया न देने का क्या अर्थ है? इस बार मार्स द्वारा भेजा गया दूत समूह बड़ा नहीं था, जिसका नेतृत्व रोटेशन क्षेत्र के 4 साधकों ने किया, और उनके साथ स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र स्तर के दर्जनों साधक थे। पृथ्वी को अपमानित करने का उनका इरादा स्पष्ट था। इसका छिपा हुआ अर्थ ये था कि पृथ्वी केवल मंगल ग्रह से आए सबसे निचले दर्जे के दूतों के साथ बातचीत करने के योग्य थी। मंगल ग्रह वाकई काफी दिलचस्प है, जो बार बार पृथ्वी को उकसाता रहता है। क्या उन्हें सच में लगता है कि हमारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? आर्यन चाहत के साथ हवा में खड़ा था। वर्महोल से गुजर रहे मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान ने अचानक आर्यन के ठीक 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक अंतरिक्ष दरार खोल दी। यह मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में यात्रा करने और पृथ्वी पर पहुंचने का संकेत था। फिर आर्यन तुरंत अंतरिक्ष दरार के सामने टेलीपोर्ट हो गया। अरे, यहाँ अंतरिक्ष दरार किसने बनाई? जल्दी करो और इसे ठीक करो। आर्यन मन ही मन बुदबुदाया, पृथ्वी के चारों ओर का अंतरिक्ष बहुत ही अस्थिर है। अंतरिक्ष में दरार इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो सकती है? इसीलिए तो आजकल दूसरे ग्रहों से इतने सारे लोग आ रहे हैं। जब आर्यन बोल रहा था, उसने अपना एक हाथ अंतरिक्ष की दरार पर दबा दिया। अंतरिक्ष में बनी दरार तुरंत बंद हो गई, और आसपास का अंतरिक्ष चिकना बना रहा, मानो अंतरिक्ष में दरार कभी बनी ही न हो। फिर आर्यन की हरकत देखकर चाहत दंग रह गई। क्या इसकी अनुमति है? अंतरिक्ष में मौजूद ये दरार मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान के निकलने का रास्ता थी। आपने मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान के निकास का रास्ता रोक दिया है। क्या आपके शिक्षक ने आपको इसी तरह सिखाया था? निकास द्वार गायब हो गया है। मंगल ग्रह के दूतों के समूह का अंतरिक्ष यान केवल अंधेरे अंतरिक्ष में ही घूम सकता था, और एक साधारण अंतरिक्ष यान में निहित ऊर्जा के साथ वे अंधेरे अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इसलिए इसने मंगल ग्रह के दूतों के समूह को भी निश्चित रूप से मृत्यु की स्थिति में डाल दिया, यहाँ तक कि महान ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी, जब तक कि वे स्थानिक वंश से न हो, उन्हें बचा नहीं सकते थे। अंधकार में अंतरिक्ष इतना विशाल है कि विशेष साधनों के बिना कौन उनके ठिकाने का पता लगा सकता है। आर्यन, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि जब 2 राष्ट्र युद्ध में हो, तो दूतों को नहीं मारा जाता। चाहत हिचकिचाई, उसे लगा कि उसे अभी भी उसे इस सार्वभौमिक नियम की याद दिला देनी चाहिए। हालांकि आर्यन का ये कदम अस्थायी रूप से अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे उसे अन्य ताकतों द्वारा बहिष्कृत किए जाने का सामना करना पड़ेगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। मैंने क्या किया? क्या मैंने दूत को मार डाला? मैंने तो बस पृथ्वी के बाहर एक अंतरिक्ष दरार देखी और कृपा करके उसकी मरम्मत कर दी। ठीक है, तुम कमाल हो, तुम हमेशा सही होते हो।
चाहत ने आर्यन के चेहरे के भाव देखे और जान गई कि इस बार आर्यन का मास के साथ नियमों का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। और आर्यन मूल रूप से नियमों की परवाह न करने वाला व्यक्ति था, इसलिए जब उसने सचमुच उनका पालन न करने का फैसला किया तो चाहत को अचानक मंगल ग्रहवासियों के लिए थोड़ी दया आ गई। और इस तरह मंगल ग्रह के दूतों का समूह पृथ्वी कैसी दिखती है ये जाने बिना ही अंधेरे ब्रह्मांड में खो गया। इसी समय पृथ्वी ने भी एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि मंगल ग्रह का दूत समूह अंधेरे ब्रह्मांड में खो गया है, और पड़ोसी होने के नाते पृथ्वीवासियों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह के शाही परिवार के सम्राट रिमुरु ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। क्या आर्यन से ज्यादा बेशर्म कोई और है? वही वह व्यक्ति था जिसने वर्महोल को अवरुद्ध किया, फिर भी अंत में उसने पूरे ब्रह्मांड को घोषणा की कि मंगल ग्रह के दूतों का समूह अंधेरे ब्रह्मांड में खो गया और नष्ट हो गया। क्या यह एक उपहास है जिसका अर्थ यह है कि मंगल ग्रह के निवासी दिशाओं को लेकर भ्रमित हैं? दिशाओं का ज्ञान न रखने वाले लोग भी इस अंधेरे ब्रह्मांड में नहीं खोते। यह आर्यन सचमुच घृणित है, बेहद घृणित। इस बार मंगल ग्रह को सचमुच अपमानित होना पड़ा। उनकी शर्म सौर मंडल से परे जाकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। महामहिम, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें पृथ्वी पर एक और दूत दल भेजना चाहिए? वामपंथी प्रधानमंत्री कूपर ने आदरपूर्वक रिमुरु से निर्देश मांगे। रिमुरु के अग्नि देवता गठबंधन में शामिल होने और पृथ्वी की पूरी तरह से नाकाबंदी करने, पृथ्वी के साथ आपसी व्यापार और संचार को पूरी तरह से बंद करने के अचानक निर्णय ने मंगल ग्रहवासियों के बीच पहले ही काफी हलचल मचा दी थी। रिमुरु का समर्थन करें। ऐसा नहीं होगा। आप सम्राट हो सकते हैं, लेकिन आप हमारी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते। पृथ्वी के साथ अपने लेन देन से उन्होंने अनंत आत्मा पत्थर, असली सोना और चांदी प्राप्त की। अपने शाही परिवार की बात सुनने से क्या लाभ होगा? अधिक कर, अधिक कठोर फरमान। मंगल ग्रह पर बोधि राजवंश का शासन लंबे समय से अस्थिर था। यदि बोधि वंश राजवंश की विभिन्न नीतियां उनके व्यापार को सख्ती से सीमित करती रहीं, जिससे उन्हें आत्मा पत्थर कमाने से भी रोका गया, तो वे सचमुच विद्रोह कर बैठेंगे। एक और दूत दल भेजो। इस बार पृथ्वी से काफी दूरी पर अंतरिक्ष में उतरो। मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर आर्यन पृथ्वी के निकट के क्षेत्र को संभाल सकता है, तो वह आसपास के ग्रहों को भी संभाल सकता है। रिमुरु जानता था कि दूतों के दल को भेजना ही होगा, अन्यथा वे पृथ्वी से आगे नहीं टिक पाएंगे। हाँ, कूपर ने आदेश स्वीकार कर लिया और सम्मानपूर्वक वहां से चले गए। इस प्रकार मंगल ग्रह के लिए दूसरा अंतरिक्ष यान भेजा गया। ये दूसरा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर उतरा। वर्महोल खुला और अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। आर्यन का कोई अता पता नहीं था। अंतरिक्ष यान में सवार लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें सचमुच डर था कि आर्यन एक बार फिर उनके पीछे हटने का रास्ता काट देगा। यह आर्यन सचमुच तर्कहीन था। अगर उसने सचमुच वर्महोल को बंद कर दिया, तो उनके पास रोने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। यह अंतरिक्ष यान कहाँ से आया? ये तो बहुत ही आलीशान लग रहा है। अब यह अंतरिक्ष यान मेरा है। लुई 21। मंगल ग्रह के उन दूतों ने अभी अभी राहत की सांस ली थी। इसके तुरंत बाद समुद्री लुटेरों के अंतरिक्ष यान उनके जहाज के चारों ओर प्रकट हुए और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। मंगल ग्रह के दूतों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये तो सरासर अवैज्ञानिक था। क्या हम वाकई इतने बदनसीब हैं? लैंडिंग के तुरंत बाद अंतरिक्ष लुटेरों द्वारा रोक लिया जाना। दूतों के दल में प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं था और उन्होंने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मंगल ग्रह के दूसरे दूत दल का सफाया हो गया। अंतरिक्ष लुटेरों ने उनके लोगों और अंतरिक्ष यान दोनों को अगवा कर लिया। ये खबर सुनकर मंगल ग्रह का रिमुरु एक बार फिर क्रोधित हो उठा। फिर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हुए आर्यन ने पूरे ब्रह्मांड को एक और घोषणा जारी की। मंगल ग्रह के दूत पृथ्वी पर अपने मिशन के दौरान दुर्भाग्य से ब्रह्मांड में अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं द्वारा उनके लोगों और अंतरिक्ष यान दोनों को लूट लिए गए। इस बार मार्स को और भी ज्यादा अपमानित होना पड़ा। ऐसा काम तो उन असभ्य सभ्यताओं द्वारा भी नहीं किया जाता। क्या मंगल ग्रह इतना नाजुक है? क्या उनकी सभ्यता का दर्जा फर्जी है? एक प्रतिष्ठित दूत समूह ब्रह्मांड में एक भी समुद्री डाकू समूह को पराजित नहीं कर सका। भोजन के बाद मंगल ग्रह की सभ्यता ब्रह्मांड में सभी के लिए मनोरंजन का विषय बन गई। पृथ्वी पर लगातार 2 मिशन, एक दूत दल अंधेरे ब्रह्मांड में खो गया।
दूसरे को अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। पूरे ब्रह्मांड को देखें तो क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई दूत समूह है? बेशक ये अंतरिक्ष समुद्री डाकू भी आर्यों द्वारा भेस बदले हुए पृथ्वीवासी ही थे। क्या मंगल ग्रह पृथ्वी को उकसाना नहीं चाहता था? जरूर, लेकिन आपको असफलता के लिए तैयार रहना होगा। मंगल से पृथ्वी तक का सफर लंबा है और आपके दूतों का दल बहुत कमजोर है, शायद वे पृथ्वी तक पहुंच भी न पाए। फिर मंगल ग्रह पर आंतरिक जन दबाव के कारण मंगल ग्रह के दूत समूहों की तीसरी लहर रवाना हुई। इस दूत समूह का गठन सामान्य मानकों के अनुसार किया गया था, जिसका नेतृत्व एक मंगल ग्रहवासी कर रहा था, संत क्षेत्र के विशेषज्ञ दुष्यंत। हालांकि उनका नाम देहाती लगता है, दुष्यंत मंगल ग्रह के शाही परिवार में वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनके सभी सहायक संप्रदाय प्रमुख स्तर के थे। एक संत, 4 संप्रदाय प्रमुख क्षेत्र के विशेषज्ञ और 100 यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ। यह विन्यास निश्चित रूप से पृथ्वी के प्रति काफी सम्मान दर्शाता है। कोई और रास्ता नहीं था। अगर वे औपचारिक दूत दल नहीं भेजते तो कौन जानता कि आर्यन बीच रास्ते में मंगलवासियों पर और क्या क्या चाले चलेगा। आर्यन के मन में बहुत सारी शरारती योजनाएं थीं, जिससे रिमुरु थोड़ा भयभीत हो गया था। यदि दूतों के तीसरे दल को भी पृथ्वी ने नष्ट कर दिया तो मंगल ग्रह को हार मान लेनी चाहिए। इस बार आर्यन ने वास्तव में मंगल ग्रह के दूत समूहों की तीसरी लहर को रोकने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने पृथ्वी पर आए इन दूतों के लिए एक भव्य भोज तैयार किया था। हालांकि मंगल ग्रह के दूत समूहों की तीसरी लहर को भी अंत में परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल अंतरिक्ष तूफान उत्पन्न हो गया था। तूफान अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वे अक्सर आते रहते थे और इस बार मंगल ग्रह के दूत दल के उपकरण का स्तर भी काफी उच्च था। लेकिन समस्या ये थी कि अंतरिक्ष के तूफान ने महज संयोग से एक महान ऋषि को भी बहा दिया। यह महान ऋषि अंतरिक्ष समय में यात्रा कर रहे थे और अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्ष तूफान में फंस गए। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही मंगल ग्रह के दूत के अंतरिक्ष यान के पास था। एक ही थप्पड़ से उसने अंतरिक्ष यान को चकनाचूर कर दिया और मंगल ग्रह के सभी दूतों को निगल गया, चाहे वे संत हो या यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ। उसकी हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। इस महान ऋषि को स्वर्ग भक्षक दानव संत के नाम से जाना जाता था, जो असंख्य लोगों के ब्रह्मांड में एक प्रसिद्ध महान ऋषि थे। उन्होंने तपोधरा क्षेत्र से शुरुआत की और भक्षण करते हुए महान ऋषि स्तर तक पहुंचे। उनका वास्तविक रूप एक लालची ऋषि का था, एक क्रूर जानवर जो सब कुछ खा जाता था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा स्वर्ग के दानव संत को ब्रह्मांड में घूमना और विभिन्न प्राणियों को निगलना सबसे ज्यादा पसंद था। चाहे आप मानव संत हो या तारामंडल के विशालकाय दानव, स्वर्ग के दानव संत की नजरों में आप सभी उनके स्वादिष्ट भोजन थे। इस बार डिवोरिंग हेवन डेमन सेंट की कार्रवाई पूरी तरह से मास के दुर्भाग्य के कारण थी। इस प्रकार मंगल ग्रह से आए तीसरे दूत समूह का सफाया हो गया। पृथ्वी ने एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड को इसकी घोषणा कर दी। संत दुष्यंत, मेरे दूतों के समूह, मेरे मंगल ग्रह की प्रतिष्ठा। रिमुरु अपने सिंहासन पर धराशायी हो गया। मंगल ग्रह पर संत क्षेत्र के विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे। उनमें से प्रत्येक मंगल ग्रह का एक स्तंभ और आधार था। अब पृथ्वी पर एक मिशन के दौरान उनमें से एक को खा लिया गया। मंगल ग्रह के लिए इतना बड़ा नुकसान असहनीय था। पहले दूत समूहों का विनाश और पूरे ब्रह्मांड में इसकी घोषणा को उनकी प्रतिष्ठा पर मामूली चोट ही माना जा सकता था। लेकिन इस बार एक संत का पतन मंगल ग्रह के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। इस बार मंगल ग्रह से आया तीसरा दूत दल सचमुच चला गया था। हालांकि इस संत के पतन से मंगल ग्रह के लोगों का पृथ्वी पर दूत भेजने का दृढ़ संकल्प नहीं रुका। अंततः एक निश्चित कीमत चुकाने के बाद रिमुरु ने एक लंबी दूरी की दो तरफा टेलीपोर्टेशन संरचना स्थापित की। ये संरचना मंगल ग्रह के लिए गैलेक्सी बैंक की मदद से स्थापित की गई थी। कोई और रास्ता नहीं था। जब दूसरे लोग पृथ्वी पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित करने की अनुमति ही नहीं दी। कीमत पीक के बराबर थी। संप्रदाय स्वामी क्षेत्र जादुई कलाकृति। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित होने के बाद ये शिखर संप्रदाय स्वामी क्षेत्र जादुई कलाकृति आत्मा पत्थर संसाधनों में परिवर्तित हो गई, जिसे बाद में आर्यन और चाहत के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया गया।
अगर रिमुरु को पता होता कि यही परिणाम होगा, तो वह गैलेक्सी बैंक को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित करने की अनुमति कभी नहीं देता, भले ही इसका मतलब दूत न भेजना ही क्यों न होता। उसका मूल उद्देश्य पृथ्वीवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी करना था, लेकिन इसके बजाय उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ा। अब तो एक संप्रदाय प्रमुख भी जादुई कलाकृति को पृथ्वीवासियों और गैलेक्सी बैंक के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया गया था। अंततः मंगल ग्रह का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया। उनका नेतृत्व संत क्षेत्र के विशेषज्ञ रुद्राक्ष कर रहे थे और उनके पीछे प्रतिनिधिमंडल के उपदूतों के रूप में सेवा कर रहे 5 संप्रदाय प्रमुख क्षेत्र विशेषज्ञ थे। पृथ्वी पर पहुंचते ही उन्होंने रिमुरु के निर्देशों के अनुसार तुरंत ही एक दबंग रवैया प्रदर्शित किया। ये पृथ्वीवासियों के देखने के लिए था और साथ ही अग्नि देवता पंथ के लोगों के देखने के लिए भी था। आर्यन ने स्वयं मंगल ग्रह के दूत का स्वागत किया और वह पृथ्वी से वार्ता करने वाला एकमात्र प्रतिनिधि था। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से आर्यन निश्चित रूप से योग्य थे। आर्यन न केवल एक पृथ्वीवासी था, बल्कि गैलेक्सी स्टार एलायंस के भीतर एक प्लेटिनम स्तरीय रोटेशन दायरे का बीज भी था। इसके अलावा वह हेलेन स्टार का गुरु और 108वीं लीजन का इंस्पेक्टर था। उनका दर्जा वास्तव में मंगल ग्रह के सम्राट से भी ऊंचा था। महान संत रुद्राक्ष, मैंने आपके आदरणीय नाम के बारे में बहुत सुना है। आइए आइए आइए, बैठ जाए। मैंने प्रतिनिधिमंडल के सभी आदरणीय सज्जनों के लिए बढ़िया शराब और व्यंजन तैयार कर रखे हैं ताकि आपकी यात्रा की थकान दूर हो जाए। आर्यन का उत्साह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। रुद्राक्ष काफी शर्मिंदा था। जैसा कि कहावत है, ऐसे में मुस्कुराने का दिखावा नहीं करना चाहिए। आर्यन के अप्रत्याशित उत्साह को देखते हुए वह अपना दबदबा कैसे बनाए रख सकता था। लेकिन पिछले 3 प्रतिनिधिमंडलों के रहस्यमय ढंग से गायब होने और रिमुरु के पूर्व निर्देशों को याद करते हुए रुद्राक्ष ने एक बार फिर अहंकारी रवैया अपना लिया और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। रुद्राक्ष ने आर्यन की बिल्कुल अनदेखी करते हुए ठंडी सांस ली। क्या पृथ्वी पर कोई बचा ही नहीं? आपने तो रोटेशन दायरे के एक कनिष्ठ व्यक्ति को मेरा स्वागत करने के लिए भेजा है। रुद्राक्ष के स्वर में तिरस्कार की तीव्र भावना प्रकट हुई। हालांकि आर्यन ने तुरंत अपना भाव बदल लिया और उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर रुद्राक्ष को घूरते हुए उसने कहा, रुद्राक्ष, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो या गैलेक्सी स्टार एलायंस को? तुम्हारा क्या दर्जा है और मेरा क्या? तुम्हारा व्यक्तिगत स्वागत करना तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है। क्या तुम जानते हो कि मैं गैलेक्सी स्टार एलायंस का प्लेटिनम स्तर का रोटेशन रियल सीड हूँ, 108वीं लीजन का इंस्पेक्टर हूँ और हेलेन ग्रह का स्वामी हूँ? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्जा मुझसे ऊंचा है या फायरबोर्ड एलायंस में शामिल होने के बाद तुम्हारा मंगल ग्रह गैलेक्सी स्टार एलायंस के अधिकार को नीचा दिखाने लगा है? रुद्राक्ष के ठंडे और अहंकारी रवैये को देखकर आर्यन मन ही मन खुश हो गया। वह तो बस इस बात को लेकर चिंतित था कि दोष को गैलेक्सी स्टार एलायंस पर कैसे डाला जाए, और रुद्राक्ष ने वास्तव में उसे ऐसा ही एक शानदार अवसर दे दिया। रुद्राक्ष जम गया। यह आर्यन बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में बहुत माहिर था। यह उनके मंगल और पृथ्वी के बीच का संघर्ष था। ये गैलेक्सी स्टार एलायंस के साथ कैसे उलझ गया? उनका मंगल ग्रह पृथ्वी को नाराज करने का जोखिम उठा सकता था, लेकिन वे गैलेक्सी स्टार एलायंस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि सभी जानते थे कि अग्नि देवता गठबंधन और गैलेक्सी स्टार गठबंधन के बीच युद्ध होना तय था, लेकिन इस युद्ध के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले किसी ने भी इन 2 दिग्गजों के बीच संबंधों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। अब उसे अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत थी। एक गलत जवाब मंगल ग्रह के लोगों को संकट के केंद्र में धकेल सकता था। क्या मंगल ग्रह के निवासी गैलेक्सी स्टार एलायंस को नीचा समझते हैं? अगर ये बातें सचमुच फैल गईं, तो गैलेक्सी स्टार एलायंस, जिसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, मंगल ग्रह को नष्ट करने के लिए तुरंत एक बड़ी सेना भेज देगा। आर्यन, तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो और हिरण को घोड़ा कह रहे हो। हम मंगल ग्रह के लोग गैलेक्सी स्टार एलायंस का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारा साधना स्तर मेरे बराबर नहीं है। रुद्राक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले का गैलेक्सी स्टार एलायंस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, तो बस तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नीचा दिखाते हो तो ठीक है।
पहले मैं तुम्हारे लिए एक स्वागत भोज आयोजित करता हूँ। आइए पुरुषों, मंगल प्रतिनिधिमंडल के सज्जनों को भोजन कक्ष में ले चलिए। आर्यन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने उदारतापूर्वक उस मुद्दे को भुला दिया। रुद्राक्ष तो तुरंत ही स्तब्ध रह गया। ये साजिश गलत थी। उनकी जानकारी में आर्यन के व्यक्तित्व का परिचय दिया गया था, और यह आर्यन निश्चित रूप से इतना मिलनसार व्यक्ति नहीं था। आर्यन किस तरह का व्यक्ति था? प्रतिशोधी और तुच्छ। उत्तेजित होने के बाद भी वह इतना शांत कैसे रह सकता था? फिर आर्यन चला गया, और निश्चित रूप से किसी ने रुद्राक्ष और अन्य लोगों को अच्छे भोजन और पेय के लिए रेस्तरां में आमंत्रित किया। बस यूं ही पहला दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन आर्यन फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। रुद्राक्ष चिंतित हो गया। वह यहाँ बातचीत करने आया था, घूमने नहीं। इस आर्यन ने तो उन्हें पहचानने तक की जहमत नहीं उठाई। इसका क्या मतलब था? क्या वह बातचीत की तारीख को टालना चाहता था? लेकिन पृथ्वीवासी देरी कर सकते थे, जबकि मंगल ग्रहवासी नहीं कर सकते थे। मैं आर्यन को ढूंढना चाहता हूं ताकि वह मुझसे बातचीत कर सके। रुद्राक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने आर्यन से बातचीत करने की पहल की, ये जानते हुए कि निष्क्रिय रहने पर उन्हें बातचीत में निश्चित रूप से नुकसान होगा। हालांकि आर्यन नहीं आए, केवल एक दूत ने रुद्राक्ष को सूचना दी। आर्यन ने कहा कि रुद्राक्ष को लगता था कि उसका दर्जा उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने गया जिसका दर्जा रुद्राक्ष के बराबर हो, ताकि उससे बातचीत कर सके, इस उम्मीद में कि रुद्राक्ष धैर्य रख सकेगा। रुद्राक्ष तुरंत समझ गया। पता चला कि आर्यन द्वारा उसका खंडन न कर पाना वास्तव में उसके लिए यहाँ बिछाया गया एक जाल था। रुद्राक्ष का हृदय निर्मम हो गया। वह अभी अभी पृथ्वी पर आया था और पहले ही पृथ्वी की साजिशों में फंस गया था। उसी समय आर्यन गैलेक्सी स्टार एलायंस से संपर्क कर रहा था। आर्यन जिस व्यक्ति से संपर्क कर रहा था वह शिवा थी, जो सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर की प्रमुख थी। आर्यन को देखते ही शिवा ने सबसे पहले घृणा का भाव दिखाया, यहाँ तक कि उस धुंधली दृष्टि के बावजूद भी शिवा को साजिश की गहरी बू आ रही थी। आर्यन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शिवा के स्वर में अधीरता भरी थी, लेकिन आर्यन की विशेष स्थिति के कारण शिवा को उसकी बात को गंभीरता से लेना ही पड़ा। आर्यन के 108वीं लीजन का इंस्पेक्टर बनते ही फ्लाइंग स्टार ग्रह पर 108वीं लीजन ने तुरंत कब्जा कर लिया। इससे गैलेक्सी स्टार एलायंस के भीतर आर्यन के रिकॉर्ड में तुरंत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। वह गैलेक्सी स्टार एलायंस के एक मेधावी अधिकारी थे, और गैलेक्सी स्टार एलायंस को अभी तक आर्यन को इस योग्यता के लिए पुरस्कृत करने का कोई तरीका नहीं मिला था। आदरणीय भगवान शिव, जिस पृथ्वी पर मैं निवास करता हूं, उसे मंगल ग्रह ने घेर लिया है। इस आकाशगंगा तारा गठबंधन में निष्पक्षता और न्याय का रक्षक रजत कवच निर्णायक होने के नाते मैं आशा करता हूं कि आप मेरी पृथ्वी को इस कठिनाई से उबरने में मदद करने के लिए कुछ कर्मियों को भेजेंगे। आर्यन का रवैया बेहद सम्मानजनक था, जिससे शिवा को थोड़ी सी खुशी का एहसास हुआ। हालांकि शिवा अपने मन में ये भी समझ गया था कि आर्यन का सम्मान केवल मंगल ग्रह के लोगों के खिलाफ सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर का उपयोग करने की एक चाल थी। क्या मंगल ग्रह के लोगों के साथ व्यवहार करना आसान है? हाँ, लेकिन क्या उनका सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर कार्रवाई कर सकता है? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इस बार मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी से निपटने और पृथ्वी की नाकाबंदी करने आए थे, जो अग्नि देव गठबंधन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनके पटेल परिवार का अग्नि देव पंथ के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। वे किसी भी समय अग्नि देव गठबंधन में शामिल होने के लिए भी तैयार थे। आर्यन द्वारा उसे मंगल ग्रह के लोगों से निपटने के लिए कहना उन्हें और अग्नि देवता पंथ को घृणा दिलाने के लिए ही था, है ना? कुछ देर सोचने के बाद शिवा ने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी मुश्किलें समझती हूँ, लेकिन इस समय इस आकाशगंगा में प्राचीन जातीय समूह पुनर्जीवित हो रहे हैं, और कुछ विद्रोही मेरे गैलेक्सी स्टार एलायंस को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर के पास बहुत काम है और सीमित जनशक्ति है, इसलिए इस बार मैं पृथ्वी की रक्षा में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। शिवा ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन उनका लहजा काफी संयमित था, क्योंकि आर्यन का रुतबा खास था। अगर वे सीधे तौर पर इनकार कर देते तो इससे आर्यन की असंतुष्टि आसानी से पैदा हो सकती थी, या फिर उसे कुछ कहने का मौका मिल सकता था। अगर आर्यन इसे पूरे नेटवर्क पर लाइव प्रसारित कर दे तो क्या होगा? पटेल परिवार सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगा।
आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। अफसोस, सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर की भी अपनी मुश्किलें हैं। चूंकि भगवान शिवा परेशान है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आर्यन ने शिवा का अनुसरण किया, जिससे शिवा कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गई। उनकी धारणा के अनुसार आर्यन निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। अगर आर्यन से बात करना इतना आसान था तो उसने उसे वीडियो कॉल क्यों किया? खुद को रोक न पाने के कारण शिवा ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आगे आपकी और क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या व्यवस्था हो सकती है? अगर गैलेक्सी स्टार एलायंस को मेरी परवाह नहीं है तो मैं अस्थायी रूप से समझौता कर लूंगा। वैसे भी अगर मैं समझौता करता हूं तो सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं जाएगी। आर्यन ने धार्मिक आक्रोश के साथ और मानो यह कोई स्वाभाविक बात हो, बात की। शिवा तुरंत समझ गई। पता चला कि आर्यन इस अवसर का उपयोग गैलेक्सी स्टार एलायंस को उकसाने के लिए कर रहा था। अगर इस बार आर्यन को हार का सामना करना पड़ा तो गैलेक्सी स्टार एलायंस की प्रतिष्ठा तुरंत खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आर्यन गैलेक्सी स्टार एलायंस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने गैलेक्सी स्टार एलायंस के लिए कई सराहनीय कार्य भी किए थे। यदि ऐसे व्यक्ति की मातृभूमि की भी रक्षा नहीं की जा सकती तो बाहरी दुनिया गैलेक्सी स्टार एलायंस के बारे में क्या कहेगी? बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर, या फिर एक निष्क्रिय शक्ति। अगर हम और गहराई से सोचें तो पृथ्वी की पराजय गैलेक्सी स्टार एलायंस की फायर गॉड एलायंस के साथ पहली मुठभेड़ में हुई पराजय का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में गैलेक्सी स्टार एलायंस की प्रतिष्ठा तुरंत गिर जाएगी और भविष्य में गैलेक्सी स्टार एलायंस में शरण लेने कौन आएगा? गैलेक्सी स्टार एलायंस के कमजोर होने से मौजूदा पटेल परिवार को जरा भी फायदा नहीं होगा। पटेल परिवार के मुख्य हित अभी भी गैलेक्सी स्टार एलायंस के भीतर ही हैं। इसके अलावा अगर पटेल परिवार गैलेक्सी स्टार एलायंस के प्रति निष्ठा की शपथ लेना भी चाहता था तो उन्हें एक उपयुक्त समय चुनना होगा। एक शक्तिशाली अग्निदेव गठबंधन और एक कमजोर गैलेक्सी स्टार गठबंधन का मतलब था कि पटेल परिवार का अग्निदेव गठबंधन में शामिल होना सोने पर सुहागा ही होता। हालांकि अगर गैलेक्सी स्टार गठबंधन और अग्निदेव गठबंधन बराबरी पर होते या गैलेक्सी स्टार गठबंधन थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता तो उस समय पटेल परिवार का निष्ठा जताना बर्फ में कोयला बिखेरने जैसा होता और उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू जाती। गठबंधन या तो आदर्शों का आह्वान होता है या हितों का एकीकरण। ये दो बिल्कुल अलग अलग पारिस्थितिक प्रजातियां हैं। अग्नि देवता गठबंधन बाद वाले वर्ग से संबंधित है। इसमें त्रासदी जैसी कोई बात नहीं है, नहीं सही या गलत का कोई सवाल है, लेकिन हमेशा ऐसी कमियां मौजूद होती हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। शिवा काफी देर तक चुप रही। उसने फिर आर्यन की ओर देखा। तुम्हें किस तरह का समर्थन चाहिए? मंगल ग्रह के लोग जीत नहीं सकते, लेकिन मैं, सिल्वर आर्मर निर्णायक, भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेक्ट मास्टर स्तर के 100 जादुई कलाकृतियां, साथ ही 50 अरब आत्मा पत्थर या विभिन्न प्रकार के समकक्ष युद्ध संसाधन। आर्यन एक अनुचित मांग कर रहा था। शुरू से ही उसका इरादा सिल्वर आर्मर एडजुडिकेटर को पृथ्वी के मामलों में दखल देने का नहीं था। अच्छा, बिना मोलभाव किए शिवा ने सीधे आर्यन की शर्तों को मान लिया। वह जानता था कि इस समय उसके पास सौदेबाजी करने के लिए कोई पूंजी नहीं है। हालांकि आर्यन द्वारा उससे जो कुछ भी जबरन वसूला जा रहा था वह देर सवेर 1000 या 10,000 गुना होकर वापस निकल जाएगा। सीधी बात, जैसा कि पटेल परिवार को उम्मीद थी। आर्यन के शब्दों में प्रशंसा से अधिक व्यंग्य था, लेकिन शिवा ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उन्हें सुना ही न हो, और एक झटके में उसने आर्यन से संपर्क तोड़ दिया। हालांकि आर्यन के हल्के कंप्यूटर पर तुरंत एक लॉजिस्टिक्स नोटिफिकेशन दिखाई दिया। संप्रदाय गुरु स्तर की 100 जादुई कलाकृतियां रास्ते में थीं और वे 50 अरब आत्मा पत्थर सीधे आर्यन के निजी खाते में जमा कर दिए गए थे। जबरन वसूली सफल रही। आर्यन ने गैलेक्सी स्टार एलायंस की कीमत पर भारी मात्रा में धन जुटाया था। बेशक ऐसी चीजें एक बार की जा सकती हैं, लेकिन 2 बार नहीं। मंगल ग्रह पर हुए आक्रमण से मिले इस सबक के साथ भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। यदि अग्नि देव गठबंधन ने पृथ्वी पर फिर से युद्ध की घोषणा कर दी तो वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आएगा, बल्कि एक भयंकर तूफान जैसा हमला होगा। आर्यन अग्निदेव पंथ के प्रतिनिधिमंडल के निवास पर पहुंचा। हताशा से मरणासन अवस्था में पहुंच चुके रुद्राक्ष ने अंततः आर्यन की आकृति को पुनः देखा।
आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ अधर में छोड़कर अनदेखा करने की? रुद्राक्ष ने आर्यन को मुक्का मारने की इच्छा से अपनी मुट्ठी लहराई। संत बनने के बाद उन्होंने मंगल ग्रह पर एक उच्च पद धारण किया, किसी में भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस नहीं था। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं मुड़कर चला जाऊंगा और अगले हफ्ते तक वापस नहीं आऊंगा। मंगल ग्रह पर तुम्हारे आंतरिक मामलों में अब तक तो हंगामा मच गया होगा, है ना? मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हारा बोधि वंश राजवंश इंतजार कर सकता है? आर्यन के शब्द एक तेज खंजर की तरह थे, जो पल भर में ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार कर गए। वह चमकता हुआ खंजर इतना चकाचौंध भरा था, इससे रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। आर्यन, तुम! रुद्राक्ष उसे फिर से धमकाना चाहता था, लेकिन आर्यन मुड़ा और चला गया। रुद्राक्ष अचानक चुप हो गया और आर्यन ने भी अपने कदम रोक दिए। आर्यन, तुम क्या चाहते हो? रुद्राक्ष ने उन कठोर शब्दों को बड़ी मुश्किल से निगल लिया जो उसके पेट में वापस जाने ही वाले थे। बातचीत शुरू होने से पहले ही वह हार चुका था। रुद्राक्ष ने शुरू में तो अपनी कुछ प्रतिष्ठा वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ने पहले ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पर कब्जा कर लिया था। संघर्ष करने में असमर्थ इस समय रुद्राक्ष के हृदय में केवल यही 4 शब्द थे। दरअसल मेरी विनती कोई बड़ी नहीं है। मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर लगा प्रतिबंध हटा दें और फिर पृथ्वीवासियों को उनके नुकसान की भरपाई कर दें। मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है, लगभग 50 अरब आत्मा पत्थरों के बराबर माल का नुकसान हुआ है। आप आपूर्ति से भरपाई कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पत्थर देना सबसे अच्छा रहेगा। आर्यन के जवाब से रुद्राक्ष स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, क्या इसका मतलब यह है कि हमने आपको आधे दिन के लिए अवरुद्ध कर दिया था और अब भी हमें आपके नुकसान की भरपाई करनी होगी? आर्यन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर हम मंगल ग्रह से तुम्हें घेरते रहे तो पृथ्वी को मंगल ग्रह से भी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा पृथ्वी के लोग अभी अभी ब्रह्मांडीय सभ्यता के संपर्क में आए हैं और अधिक उन्नत सभ्यताएं तो अभी बस शुरुआत ही कर रही हैं। अगर हम पृथ्वी और बाहरी दुनिया के बीच सभी संचार काट देते हैं तो ये तुम्हें तुम्हारी मूल स्थिति में वापस धकेलने, तुम्हें अराजकता और अंधकार में फिर से कैद करने के बराबर होगा। रुद्राक्ष ने फिर धमकी दी। उनका मानना था कि यही पृथ्वीवासियों की कमजोरी थी। आर्यन की अकेली शक्ति से पूरी पृथ्वी की जाति की शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता था। खुलेपन के माध्यम से सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप नाकाबंदी करना चाहते हैं तो बेझिझक करें। हम मंगल ग्रह के साथ व्यापार छोड़ सकते हैं और इसके बजाय अन्य सभ्यताओं के साथ संवाद, ज्ञानवर्धन और व्यापार कर सकते हैं। याद रखें, मैं हेलेन स्टार का स्वामी हूँ। आजकल हेलेन स्टार हजारों जातीय सभ्यताओं का मिलन बिंदु है और हमने हेलेन स्टार पर अपना खुद का बाजार खोल दिया है। आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़कर उदासीन स्वर में कहा। एक बार सभ्यता के मार्ग खुल जाने पर 0 और 1 के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है, लेकिन 100 और 101 के बीच का अंतर इतना स्पष्ट नहीं होता। हेलेन स्टार, वह जगह लगातार युद्ध की चपेट में है और अभी भी दानव जाति से लड़ रही है। व्यापार और जीवनयापन के लिए वह जगह बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। रुद्राक्ष का आत्मविश्वास अब उतना पर्याप्त नहीं रहा। पृथ्वी पर सभ्यता के विकास की गति कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। शुरू में उन्हें लगा कि पृथ्वी ने अंतरिक्ष में छलांग लगाने की तकनीक में अभी अभी महारत हासिल की है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे पहले से ही ऐसे टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना सकते हैं जो स्थानिक तलों के पार छलांग लगा सकें। उनकी नाकाबंदी एक मजाक बन गई थी। कोई बात नहीं, कम से कम ये हेलेन स्टार मेरे हाथों में तो है। विशाल हेलेन स्टार में केवल 10वां हिस्सा ही वास्तव में युद्ध की आग का सामना कर रहा है, बाकी जगहों पर अभी भी शांतिपूर्ण व्यापार किया जा सकता है। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रही, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। अचानक रुद्राक्ष अवाक रह गया। एक ऐसे आर्यन के सामने जिसने हर चीज का इतनी बारीकी से हिसाब लगाया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वैसे भी मंगल ग्रह पर रहने वाले हम लोग आपकी शर्तों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। रुद्राक्ष के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वह एक कुशल वार्ताकार नहीं थे। एक संत होने के नाते वह साधना में तो निपुण हो सकता था, लेकिन वह अपने पीछे मौजूद शक्तियों के लाभ के लिए मीठी बातों का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। बातचीत खत्म हो गई है, अब एक लंबा युद्ध शुरू होने दो।
आर्यन अचानक उसके खिलाफ हो गया और सीधे मेज को पलट दिया। बात करते करते झगड़ा करना, दूर के राज्यों से मित्रता करना और पास के राज्यों पर हमला करना मूल रूप से आर्यन की स्थापित रणनीतियों में से एक थी। पृथ्वी के लोगों के तीव्र विकास ने पहले ही पृथ्वी के छोटे से स्थान को एक एक करके उभरते राष्ट्रों को समायोजित करने में असमर्थ बना दिया था, और असीम तारों से भरा आकाश ही पृथ्वीवासियों के लिए विजय प्राप्त करने का अगला लक्ष्य था। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है, लेकिन इसे मनुष्यों के रहने योग्य स्थान में बदलने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी। और मंगल ग्रह, चाहे वह रहने योग्य वातावरण के संदर्भ में हो या संसाधनों के अन्य पहलुओं के संदर्भ में, मनुष्यों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर मंगल ग्रह के लोग उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते तो आर्यन को उनसे लड़ने का कोई कारण ढूंढना पड़ेगा। रुद्राक्ष को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। क्या इसे बातचीत की यात्रा का अंत माना जा सकता है? आर्यन की बातों का जवाब कैसे देना है, यह उसे कौन बता सकता है? क्या उसे गिड़गिड़ाते हुए आर्यन से मंगल ग्रह को माफ करने और बातचीत की मेज पर लौटने की भीख मांगनी चाहिए, या उसे दृढ़ होकर मंगल ग्रह के लोगों की ओर से पृथ्वी पर आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करनी चाहिए? इनमें से कोई भी परिणाम मंगल ग्रह के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं था, और न ही ये बोधि वंश राजवंश के हितों के अनुरूप थे। उनकी मूल अपेक्षा ये थी कि पृथ्वी के लोग समझौता कर लें और फिर असमान संधियों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर करें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नतीजा पलटने वाला है। आर्यन, मैं तुम्हारे कहे अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। मुझे शाही राजवंश से निर्देश लेने के लिए मंगल ग्रह पर वापस जाना होगा। एक संत होने के बावजूद भी उनमें मंगल ग्रह की सभ्यता की भविष्य की दिशा तय करने की योग्यता नहीं थी। आपका हर समय स्वागत है। आर्यन, जो कुछ क्षण पहले तक बेहद गुस्से में था, अब एक वेटर की तरह मुस्कुराता हुआ रुद्राक्ष को विदा कर रहा था। रुद्राक्ष प्रतिनिधिमंडल को लेकर मंगल ग्रह पर वापस लौट गया। बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। यह आर्यन तो बिल्कुल पागल है। क्या वह सच में चाहता है कि मेरा मंगल ग्रह समझौता करे? बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रिमुरु ने गुस्से में अपना पानी का प्याला तोड़ दिया, लेकिन गुस्से में भड़कने के बाद वह अचानक शांत हो गया। इस आर्यन का असली मकसद मंगल ग्रह को उकसाना और फिर पृथ्वी पर हमला करना है। आज पृथ्वी की स्थिति अकल्पनीय है। शायद पृथ्वी के लोग खुद भी नहीं जानते कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मैं आर्यन की चाल में नहीं फंस सकता। चूंकि उन्हें इस आकाश में मौजूद लोगों के हितों की परवाह नहीं है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट होने दो। रिमुरु एक पागल जुआरी की तरह था, जो एक दौर हारने के बाद न तो विचार करता था और न ही रुकता था। उसने और भी बड़ी रकम दांव पर लगाने का फैसला किया और पूरी रकम दांव पर लगा दी। उन व्यापारियों को बता दो, मेरा शाही वंश उन्हें मुआवजे के तौर पर आत्मा पत्थर संसाधनों का एक हिस्सा देने को तैयार है। रुद्राक्ष, तुम जाओ और अग्नि देव गठबंधन के लोगों से बातचीत करो। उनसे कहो कि वे पृथ्वी को नष्ट करने में हमारी मदद के लिए और संसाधन भेजें। साथ ही अग्नि देव गठबंधन के पास अनगिनत व्यापार मार्ग हैं। उनसे पूछो कि क्या वे मंगल ग्रह के लिए 2 और मार्ग खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि पृथ्वी के साथ व्यापार से लाभ खो चुके व्यापारी अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। आखिरकार रिमुरु एक परिपक्व सम्राट थे। दुश्मन को पहले कम आंकने के बाद उसने पृथ्वी के साथ एक लंबा युद्ध लड़ने की दीर्घकालिक योजना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर पृथ्वी ने भी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। आर्यन के सामने मंगल ग्रह की सभ्यता के बारे में एक खुफिया नेटवर्क पहले ही फैला हुआ था। मंगल ग्रह की सभ्यता से संपर्क करने की प्रक्रिया में पृथ्वी के लोगों ने वास्तव में कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं की थी। उन्होंने बहुत पहले ही मंगल ग्रह के उन अभिमानी और घमंडी लोगों को अपना काल्पनिक शत्रु मान लिया था। इसलिए पृथ्वी के लोगों ने बहुत पहले ही मंगल ग्रह पर अपने एजेंटों को तैनात कर दिया था। वे मंगल ग्रह के लोगों की बुद्धिमत्ता को लगातार साझा करते रहेंगे। मंगल ग्रह पर सभ्यता का उदय लगभग 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 2,000 वर्ष पूर्व इसने ब्रह्मांड युग में प्रवेश किया। इसकी सभ्यता प्रणाली मुख्य रूप से तकनीकी सभ्यता और कृषक सभ्यता पर आधारित है। सतह पर संत लोक के शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या लगभग 70 है। मंगल ग्रह पर शासन करने वाली शक्ति बोधि वंश राजवंश है और बोधि वंश राजवंश मंगल ग्रह के 80% भूभाग पर कब्जा रखता है।
हालांकि मंगल ग्रह पर हजारों छोटे बड़े संघ भी सक्रिय हैं और ये संघ मंगल ग्रह की सभ्यता की स्थिरता के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। आर्यन के हाथों में मंगल ग्रह की सभ्यता के बारे में पृथ्वीवासियों द्वारा एकत्रित किया गया डेटा काफी विस्तृत था। आर्यन ने एक एक पन्ने को पलटकर देखा, वह एक भी शब्द छोड़ना नहीं चाहता था। खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। युद्ध के संदर्भ में पृथ्वी के लोगों की संवेदनशीलता वास्तव में मंगल ग्रह के लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। मंगल ग्रह पर इस सभ्यता के उदय की गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र है और ब्रह्मांडीय सभ्यता से संपर्क स्थापित करने से पहले ही मंगल ग्रह पर कम से कम 40 स्तर के शक्तिशाली व्यक्तित्व मौजूद थे। यह मंगल ग्रह प्रारंभ में विशुद्ध रूप से एक साधक सभ्यता थी, लेकिन ब्रह्मांडीय सभ्यता के संपर्क में आने के 2000 वर्षों से भी कम समय में यह आदि साधक सभ्यता और आदि तकनीकी सभ्यता के आदर्श रूप में विकसित हो गई। आर्यन डेटा को देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। मंगल ग्रह के इन लोगों के उदय के इतिहास में कई विचित्र और अनोखे पहलू हैं। किसी सभ्यता के उदय को 10,000 वर्षों की इकाइयों में मापा जाता है। पृथ्वी इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले यहाँ एक बहुत ही शानदार और गौरवशाली सभ्यता थी। सूर्य परिवार की पिछली पीढ़ी की कुछ प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी की सभ्यता के उत्थान की गुप्त रूप से रक्षा करती रही हैं। और मंगल ग्रह के लोग किस चीज पर निर्भर थे कि वे महज 10,000 वर्षों में तेजी से विकसित हो गए और फिर 2000 वर्षों की सभ्यता में एक नई सभ्यता प्रणाली को जन्म दिया।